आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सबों का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएनए। डीएनए को दो पार्ट में स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बांटते हैं, या तीन पार्ट कह लीजिए। जो पहला पार्ट था उसका केमिकल कंपोनेंट्स, जो दूसरा पार्ट है आज का वो है आपका वाटसन एंड क्रिक मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और एक पार्ट और होगा इसका फंक्शन ऑफ डीएनए। यानी तीन पार्ट में हम इसको बांटेंगे। तो पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, जो उसके रॉ मटेरियल्स थे जिससे डीएनए बनता था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पर बेस्ड है। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर था उसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है वाटसन एंड क्रिक। इन दोनों ने जो डीएनए का स्ट्रक्चर या डीएनए का जो मॉडल दिया था, वह मॉडल दो तरीके के इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। सबसे पहला है चारगफ रूल, और जो दूसरा है वो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। चारगफ एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पहली बार बताया था कि किसी भी सेल के अंदर जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमीन होगा, और यह भी बताया कि एडेनिन हमेशा जो है थाइमीन के साथ पेयर करता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। वहीं पर जो ग्वानिन और साइटोसिन का जो परसेंटेज है वह भी सेल के अंदर बराबर होगा, उसका जो कंटेंट है वह बराबर होगा, और हमेशा दोनों के बीच में पेयरिंग होगी, और वह जो बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच में वो क्या होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और कहा गया कि जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो थोड़ा वीकर होता है इन कंपैरिजन टू द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ ट्रिपल यूनिट। चारगफ के रूल को हम लॉ ऑफ ट्रिपल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद जो दूसरा इंफॉर्मेशन जिसके आधार पर यह मॉडल बनाया गया वो क्या था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। सबसे पहला है आपका चारगफ रूल। चारगफ रूल, इसको कहते हैं लॉ ऑफ ट्रिपल यूनिट भी कहा जाता है, लॉ ऑफ ट्रिपल यूनिट। और जो दूसरा है वो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो चारगफ ने दिया था इस नियम को, इसलिए कहते हैं चारगफ रूल के नाम से जाना जाता है, या लॉ ऑफ ट्रिपल यूनिट कहते हैं। तो ट्रिपल यूनिट क्या होगा, ए एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थाइमीन, और सेल के अंदर इनका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बराबर होता है, जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमीन होगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, 1 के बराबर होगा। उसी तरह से ग्वानिन और साइटोसिन, इसके बीच में भी यह भी सेल के अंदर बराबर ही होता है, और इसका जो रेशियो आएगा वो कितना होगा, 1 होगा। वहीं पर एडेनिन और ग्वानिन और थाइमीन प्लस साइटोसिन, इनका जो रेशियो होगा ये भी क्या होगा, 1 होगा। लेकिन वेरिएबल कहां पर होगा कि ए प्लस टी और जी प्लस सी ये कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगा। यानी ये वैल्यू जो आएगा वेरिएबल। अक्सर पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलो द चारगफ रूल, तो ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ ट्रिपल यूनिट। देखिए, एक यूनिट ये हो गया, दूसरा यूनिट ये हो गया, तीसरा यूनिट ये हो गया। तो ये है आपका चारगफ रूल। और जो दूसरा था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, इसकी जो स्टडी की थी किसने किया था, फ्रैंकलिन ने। फ्रैंकलिन, आर फ्रैंकलिन। इसने जब डीएनए के
फाइबर को लेकर के उसके ऊपर एक्सरे का बम्बार्डमेंट करवाया, और उस बम्बार्डमेंट के बाद जो उसने फोटोग्राफी एक्सरे फिल्म जो बनी और उसकी स्टडी जो की, उसके आधार पर कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए थे। उसी कंक्लूजन को वाटसन एंड क्रिक ने बाद में अपने मॉडल में समाहित किया था। तो दोनों साइंटिस्टों का जो कंट्रीब्यूशन है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो डीएनए दिया उनका तो है ही, उसके साथ साथ जिसके आधार पर उन्होंने यह मॉडल दिया, उनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस मॉडल को बनाने में। तो चारगफ रूल क्या है ये आप समझ गए, इसको लॉ ऑफ ट्रिपल यूनिट भी कहते हैं। और दूसरा था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जिसको कि फ्रैंकलिन ने इसकी स्टडी की थी। किसकी? डीएनए की स्टडी की थी, जिस पर एक्सरे का बम्बार्डमेंट करवाया डीएनए के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उसकी फोटोग्राफी की गई, उसका एक्सरे फिल्म बना, और उसके बाद उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए गए, और जो भी कंक्लूजन थे उसका इस्तेमाल बाद में वाटसन एंड क्रिक ने अपने मॉडल में किया था। तो आइए अब हम लोग देखते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो आपको पता है जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है उसको हम क्या कहते हैं? डुप्लेक्स। डीएनए डुप्लेक्स के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं उसको डीएनए डुप्लेक्स? क्योंकि जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसमें वह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ होता है, और जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? एंटी पैरेलल इन डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो ड्रॉ करते हैं एक डीएनए मॉलिक्यूल। देखिए, आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। मैं उतना अच्छा तो ड्रॉ नहीं करता हूं, फिर भी प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझ में तो कम से कम आ ही जाए। यह एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, और इस डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये जो पहला पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसका 5 प्राइमर फॉस्फेट इधर है, और इसका जो है 3 प्राइमर फॉस्फेट, ये 3 प्राइमर OH। इस स्ट्रैंड का फॉस्फेट इधर, ये इस एंड पर फॉस्फेट और इस एंड पर OH। और जो दूसरा स्ट्रैंड है उसका यह जो एंड है ये है आपका 5 प्राइमर फॉस्फेट। इस एंड पर मिलेगा इस स्ट्रैंड का, और इस एंड पर क्या मिलेगा आपका? 3 प्राइमर OH। तो दोनों का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल कहने का मतलब कि एक स्ट्रैंड का फॉस्फेट इधर और दूसरा जो स्ट्रैंड है उसका जो फॉस्फेट होगा वो किधर होगा? इस एंड पर फॉस्फेट होगा, और इधर हो गया OH। तो ये जो अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट और हो सकता है। देखिए, जो दूसरा अरेंजमेंट हो सकता है कि दोनों का फॉस्फेट एक तरफ और दोनों का OH एक तरफ। तो ये जो स्ट्रैंड है ये हो गया पैरेलल अरेंजमेंट, जो कि डीएनए में नहीं होता है। अरेंजमेंट कैसा होता है? इस तरीके का होता है। दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं? इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल। इसको एंटी पैरेलल कहा जाता है, इसको कहा जाता है पैरेलल। तो जो डीएनए डुप्लेक्स है उसमें जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो कैसा है? एंटी पैरेलल इन डायरेक्शन। तो आपको यह समझ में आ गया कि एंटी पैरेलल डायरेक्शन, एंटी पैरेलल क्या है और पैरेलल क्या है। अब इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो जो डीएनए डुप्लेक्स है वह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ होता है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंटी पैरेलल इन डायरेक्शन होते हैं। तो सॉरी, यह जो डीएनए डुप्लेक्स है यह एक्चुअल में होता क्या है? स्पाइरली ट्विस्टेड लैडर लाइक, स्पाइरली ट्विस्टेड लैडर लाइक। देखिए, लैडर अगर देखेंगे आप तो लैडर क्या होता है? इस तरीके का होता है। इस दो स्ट्रैंड लंबे वाले होते हैं और बीच में ये जो है इसको क्या कहते हैं हम?
पगडंडा जिसके ऊपर पैर रख के हम ऊपर चढ़ते हैं। तो यह सीढ़ी है, सीढ़ी का ये दो लंबा वाला डंडा देख रहे हैं आप, और ये जो है आपका, इसको हम कहते हैं स्टेप्स, पगडंडा जिसके ऊपर पैर रख के हम चढ़ते हैं। तो कहा गया कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इट इज जस्ट लाइक ए लैडर, लेकिन यह स्ट्रेट है। यह जो लैडर है, लैडर लाइक तो है ये, लेकिन कैसा है, स्पाइरली ट्विस्टेड है। ठीक है, तो ये स्पाइरली ट्विस्टेड लैडर लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसमें दो चीज है, देखिए ये जो लंबा वाला स्ट्रैंड है और ये दोनों साइड में क्या है, लॉन्ग स्ट्रैंड्स हैं। तो इस लॉन्ग स्ट्रैंड्स का केमिकल कंपोजिशन क्या है? ये जो लॉन्ग स्ट्रैंड है इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है ये किस चीज का बना होता है? सुगर और फॉस्फेट, सुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन का बना होता है, सुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, और जो ये स्टेप्स है बीच वाले, ये जो स्टेप है ये किस चीज का बना होता है? नाइट्रोजनस बेस का बना होता है। तो अब इसको देखिए आप, इस मॉडल में ये जो सुगर, यहां पर क्या होगा, ये सुगर होगा, ये सब सुगर है, और बीच बीच में ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन इसको बोलते हैं, सुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो यहां पर भी ये सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर, इस तरीके से ये है। तो ये जो लंबा स्ट्रैंड है वो बना होता है सुगर और फॉस्फेट का, और वहीं पर जो आपका स्टेप्स है इसमें क्या होता है, ये बने होते हैं आपके नाइट्रोजनस बेस के बने होते हैं। आपको पता है कि नाइट्रोजनस बेस हमेशा एडेनिन किससे कंबाइन करता है? थाइमीन से करता है, और गुआनिन हमेशा किससे कंबाइन करता है? साइटोसिन से करता है। दोनों के बीच में जो बॉन्ड होंगे कैसा होगा? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर जो बॉन्ड होगा ये होगा आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से एक जो डीएनए मॉलिक्यूल है, उस डीएनए मॉलिक्यूल का जो लॉन्ग स्ट्रैंड है वो केमिकली कंसिस्ट ऑफ किस चीज का बना होता है? सुगर और फॉस्फेट का बना होता है। और सुगर और फॉस्फेट का जो लंबा स्ट्रैंड है, यानी इसका जो कंपोजिशन, इस तरीके से आप समझिए इसको कि ये सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट है। एक स्ट्रैंड ये बन गया। अब दूसरा स्ट्रैंड जो बनेगा इसका, वो देखिए, दूसरा स्ट्रैंड भी यहां पर सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट। फर्क कितना है? दोनों क्या होगा? एंटी पैरेलल इन डायरेक्शन होगा। तो यहां पर फिर ये सुगर, और यहां पर फिर अगर सुगर डालें तो क्या होगा? तो इस एंड पर इसको देखिए आप, इधर सुगर है तो इस एंड पर इसका अगर फॉस्फेट होगा तो इस एंड पर इसका क्या हो जाएगा? OH। ठीक है, और इस एंड पर इसका यहां पर फॉस्फेट होगा और इस एंड पर क्या हो जाएगा? OH। तो ये लंबा स्ट्रैंड ऐसे बना, ये हो गया। और आपको पता है कि शुगर से जुड़ा रहता है क्या? नाइट्रोजनस बेस। तो जो नाइट्रोजनस बेस है उसको देखिए, एडेनिन है तो वह किस चीज से पेयर करता है? थाइमीन। तो दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए रहते हैं किसके द्वारा? नाइट्रोजनस बेस के, दोनों के बीच का लिंक है। और तो इस शुगर से ये हुआ जुड़ा हुआ है, और इस शुगर से एडेनिन, और दोनों के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी तरीके से देखिए, अगर इस शुगर की बात करें, इस शुगर में अगर ग्वानिन मान लिया जाए तो यहां पर क्या होगा? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और यहां पर इस स्ट्रैंड का जो शुगर है उससे यहां पर साइटोसिन होगा। तो आप देखिए, यह लैडर का लंबा डंडा हो गया, और ये क्या है? ये सब क्या है? इसके स्टेप्स हैं। तो एक तो देखिए, जब एक तो डायरेक्शन इसका एंटी पैरेलल है, ये समझ में आ गया। दूसरा, जो लंबा स्ट्रैंड है वो केमिकली किस चीज का बना हुआ है? सुगर और फॉस्फेट का। लॉन्ग स्ट्रैंड्स आर केमिकली कंसिस्ट ऑफ सुगर एंड फॉस्फेट, तो इसको कहते हैं। और जो शॉर्ट स्ट्रैंड है वो किस चीज का बना होता है? यानी बीच बीच में जो इस तरीके का जो सीढ़ी के पगडंडे हैं, ये किस चीज का बना होता है? नाइट्रोजनस बेस का। और ये जो नाइट्रोजनस बेस होंगे वह उसमें जो पेयरिंग होगी, एडेनिन हमेशा थाइमीन से होगा, इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से करेगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा।
तो अब ये क्लियर हो गया कि जो डीएनए का डुप्लेक्स है उसमें जो दोनों लंबे स्ट्रैंड हैं वो एंटी पैरेलल इन डायरेक्शन है। इसके अलावा दोनों जो लॉन्ग स्ट्रैंड है केमिकली किस चीज का बना होता है, फॉस्फेट और शुगर का बना हुआ होता है। वहीं पर जो स्टेप्स हैं डीएनए मॉलिक्यूल के वह किस चीज के बने होते हैं, वह जो स्टेप्स है वो बना होता है आपका नाइट्रोजनस बेस का। तो नाइट्रोजनस बेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि चार तरीके का एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन और इसके बीच में जो पेयरिंग होती है। तो यह है आपका पहला कॉन्सेप्ट जो आपने देखा डीएनए मॉडल में कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंटी पैरेलल इन डायरेक्शन और ये स्पाइरली ट्विस्टेड लैडर लाइक स्ट्रक्चर है। इस लैडर के जो दोनों लंबे स्ट्रैंड हैं वो शुगर और फॉस्फेट के बने हुए होते हैं और इस लैडर के जो स्टेप्स हैं वो किस चीज के बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस के बने हुए होते हैं। तो ये है। इसके अलावा अब क्या है कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो कंप्लीमेंट्री कैसे है, जैसे एडेनिन हमेशा पेयर करेगा थाइमिन से और ग्वानिन हमेशा पेयर करेगा साइटोसिन से। तो लॉक एंड की मैकेनिज्म को समझिए, ताला और कुंजी का जो रिलेशनशिप है उसको कहते हैं कंप्लीमेंटेशन। दे आर नॉट आइडेंटिकल। ताला ऐसे गोल होता है, उसका साइज कुछ भी होता है, और जो की होता है वो इस तरीके से लंबा होगा और कुछ उसमें, तो दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता है, लेकिन दोनों कंप्लीमेंट्री होते हैं। जब दोनों एक साथ मिलेंगे तभी जाकर के वह ताला जो है खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से लॉक एंड की दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, नॉट आइडेंटिकल, उसी तरीके से जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं वह दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर नॉट आइडेंटिकल। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स क्या है, कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग होती है, ये ए का कंप्लीमेंट टी है और जी का कंप्लीमेंट सी है। तो एक स्टैंड पर अगर ये है और दूसरे स्टैंड पर जो है इस तरीके का सीक्वेंस का होना जरूरी है, तभी ये आपस में ये दोनों स्टैंड एक साथ जुड़ेंगे, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। तो बोथ द स्टैंड्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, नॉट आइडेंटिकल। ये हमेशा याद रखिएगा कि दोनों स्टैंड क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, आइडेंटिकल नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है। नेक्स्ट, इसमें बोथ स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, बोथ स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों स्ट्रैंड कंप्लीमेंट है एक दूसरे के। अब देखिए, जो इस डीएनए मॉलिक्यूल में ये कैसा है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो एक हेलिक्स यहां से यहां तक, यह एक हेलिक्स हुआ, इसको कहते हैं एक लूप। और एक लूप में कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे, 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाएंगे, 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर। और ये जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है ये आपको पता है ए टी और जी सी, कुछ भी हो सकता है। ये सीक्वेंस ऐसा नहीं कि 5 ये होगा तो 5 ये होगा, ऐसा नहीं। एटी भी हो सकता है, जीसी भी हो सकता है। तो एटी जीसी दोनों तरीके का हो सकता है, तो ये कोई फिक्स नहीं होता है। कहने का मतलब कि एक लूप जो है यहां से यहां तक, इसका एक लूप कहलाएगा। और एक लूप में जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे वो कितने होंगे, वो होगा 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर पाया जाएगा। अब देखिए, दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा बराबर होता है। दैट इज कितना होगा, ये 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर है और एक पूरा लूप की जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है, इसको एंगस्ट्रॉन्ग में अगर नापेंगे तो 34 एंगस्ट्रॉन्ग का ये होता है। दिस इज 34 एंगस्ट्रॉन्ग इस लूप की लंबाई है। और इस 34 एंगस्ट्रॉन्ग की लंबाई में कितने हैं, 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर है। तो अगर इसको 10 से डिवाइड कीजिएगा
34 डिवाइडेड बाई 10 तो कितना आएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो दो नाइट्रोजनस बेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो एक कंप्लीट लूप की लंबाई कितनी है 34 एंगस्ट्रॉम। एक कंप्लीट लूप में कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर, और दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 3.4 एंगस्ट्रॉम। देखिए अगर एक इमेजिनरी एक्सिस, इस डीएनए मॉलिक्यूल का एक इमेजिनरी एक्सिस बनाते हैं, एक इमेजिनरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ये, ठीक है। अब इस इमेजिनरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है क्या ये नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेसेस आर परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। अब देखिए ये जो सुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच का जो एंगल है ये स्पाइरली ट्विस्टेड है। अगर ये सर्कुलर होगा तो कितना होगा 360 डिग्री होगा, और इस 360 डिग्री पर इसका स्लांट कितना है, यह कितना डिग्री से ये टिल्ट किया हुआ है। यहां पर अगर देखा जाए कि ये सुगर ऑफ और यहां पर एक नाइट्रोजनस बेस क्या है एडेनिन है, इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो हमको पता है कि 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं, तो वह जो एंगल होगा वो कितना होगा 36 डिग्री, 36 डिग्री ये एंगल्स, इस तरीके से ये 36 डिग्री का एंगल यहां पर बनाएगा, इधर से भी ये 36 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस तरीके से जो टिल्ट होता है नाइट्रोजनस बेस का इस एक लूप के अंदर वो कितना होता है 36 डिग्री का होता है। इसके अलावा इसकी डायमीटर देखिए, इस डीएनए का अगर डायमीटर देखा जाए यहां से यहां तक तो ये 20 एंगस्ट्रॉम, इसको कहते हैं 20 एंगस्ट्रॉम का इसका डायमीटर होता है, या फिर इसको हम 2 नैनोमीटर भी कहते हैं, 2 nm, 2 नैनोमीटर। तो एक डीएनए की जो डायमीटर है वो कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। एक कंप्लीट लूप की लंबाई कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉम होता है। एक कंप्लीट लूप में कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं 10 होते हैं। दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा बराबर होता है, वो कितना होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। और जो इसका बैकबोन है डीएनए का, जो फॉस्फेट और सुगर से बना हुआ है, तो सुगर से जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ रहता है उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 36 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 36 डिग्री है, नॉट सेल्सियस, 36 डिग्री, 36 डिग्री का ये एंगल बनाता है दोनों के बीच में। तो डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ होता है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंटी पैरेलल इन डायरेक्शन है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर है। इट इज स्पाइरली ट्विस्टेड लैडर लाइक है। लैडर के दोनों लंबे डंडे किस चीज के बने होते हैं फॉस्फेट और सुगर के बने हुए हैं। वहीं पर जो स्टेप्स है या रंग्स है वो किस चीज का बना होता है नाइट्रोजनस बेस का बना होता है। नाइट्रोजनस बेस एडेनिन हमेशा थाइमिन से पेयर करता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से पेयर करता है। दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, एक में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ए और एडेनिन और थाइमिन के बीच में, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। 80 बॉन्ड्स आर वीकर देन द जीसी, क्योंकि 3 बॉन्ड वाला ज्यादा मजबूत होगा और 80 जो बॉन्ड है वो कम मजबूत का होगा, उसकी वह वीक होगा कंपैरिजन टू द जीसी कंटेंट जहां पर होगा उसकी तुलना में। एक कंप्लीट लूप 34 एंगस्ट्रॉम का हो गया, इसमें 10 नाइट्रोजनस बेस 3.4, ये इसकी एंगल हो गई, ये इसका डायमीटर हो गया, दोनों एंटी पैरेलल इन डायरेक्शन हो गए। इसके अलावा देखिए इसमें दो ग्रुप पाए जाते हैं। देखिए ये जो ग्रुप है इसको कहते हैं माइनर ग्रुप, और ये जो ग्रुप है इसको कहते हैं मेजर ग्रुप। तो इधर हो गया ये मेजर और माइनर, अपोजिट एंड की तरफ चलेगा, ये इसका मेजर हो गया और ये इसका माइनर हो गया। तो इसमें दो तरीके के ग्रुप पाए जाते हैं, एक है आपका मेजर ग्रुप और ये हो गया आपका माइनर ग्रुप, माइनर ग्रुप। तो
जो डीएनए डुप्लेक्स है उसमें दो तरीके के ग्रुप होंगे, मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप। मेजर ग्रुप और ये है आपका माइनर ग्रुप। माइनर ग्रुप इस ग्रुप का सिग्निफिकेंस क्या है? इस ग्रुप का सिग्निफिकेंस ये है कि जब जीन एक्शन या जब डीएनए मॉलिक्यूल काम करता है तो इस ग्रुप में जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल आकर के एसोसिएट हो जाते हैं। यहां पर प्रोटीन मॉलिक्यूल आकर के एसोसिएट रहता है यहां पर, और वह जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो क्या करता है कि कहां से डीएनए सेगमेंट को अलग करना है, सेगमेंट मतलब लूप को अलग करना है और रेप्लिकेशन करना है, इसको ये डिसाइड करता है। तो ये जो ग्रुप है डीएनए डुप्लेक्स में वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर रेगुलेटरी प्रोटीन आकर के अटैच होते हैं या एसोसिएटेड होते हैं। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ा हुआ है, ये इसके एक साथ जुड़े रहने के लिए कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? तो देखिए, इसमें जो बॉन्डिंग फोर्स है दोनों स्ट्रैंड के बीच में वो कौन कौन सा है? सबसे पहले तो ये समझिए कि जो इनर रीजन है, इस लूप को समझिए, इस लूप का जो इनर रीजन है उसमें ये हाइड्रोफोबिक होता है, और जो आउटर रीजन यानी कि थ्रेड के चारों तरफ ये वाला जो रीजन है ये होता है हाइड्रोफिलिक। तो यहां पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का एक्युमुलेशन होगा दोनों तरफ, ये वाटर मॉलिक्यूल। तो एक तो जो लॉन्ग स्ट्रैंड्स होते हैं जो बाहर की तरफ फेस कर रहा है उसके चारों तरफ पानी यानी वाटर मॉलिक्यूल इससे एसोसिएटेड होगा, ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है। और जो इनर रीजन होता है, जो स्टेप्स है या रंग्स है, जो नाइट्रोजनस बेस का बना हुआ होता है, वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, वहां पर वाटर मॉलिक्यूल यहां पर नहीं पाया जाएगा। तो एक तो आप समझ जाइए कि जो लॉन्ग स्ट्रैंड है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। दूसरा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के वजह से है, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में पेयरिंग होती है और दूसरा ग्वानिन साइटोसिन के बीच में होती है। तो एक तो ये वाटर मॉलिक्यूल का एक्युमुलेशन, दूसरा नाइट्रोजनस बेस की कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, एक तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टॉकिंग इंटरैक्शन कहते हैं। स्टॉकिंग इंटरैक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई चीज ऐसे रखा हुआ है तो इसके ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, तो इस तरह से नाइट्रोजनस बेस का जो अरेंजमेंट है वह स्टॉक लाइक, ये पाइल्स ऑफ डिश, जैसे आप अगर किसी पार्टी में गए होंगे तो वहां जो थाली जो है एक के ऊपर दूसरा सजा करके रखा हुआ रहता है, थाक में ऐसे लगाया रहता है, तो वह जो अरेंजमेंट है, तो एक थाली को आप नाइट्रोजनस बेस समझ लीजिए, तो नाइट्रोजनस बेस का भी अरेंजमेंट उसी थाली के अरेंजमेंट के जैसा होता है। तो यहां पर तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है या एक के ऊपर दूसरा रहता है, इसको कहते हैं स्टॉकिंग इंटरैक्शन। एक तो फोर्स क्या हो गया, स्टॉकिंग इंटरैक्शन, दूसरा जो फोर्स हो गया बाइंडिंग फोर्स, वो हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, और तीसरा है दैट इज द एक्युमुलेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अलोंग द लेंथ ऑफ द लॉन्ग स्ट्रैंड। तो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है डीएनए मॉलिक्यूल्स को आपस में बनाने के लिए, यानी डुप्लेक्स को बनाए रखने के लिए जो डिफरेंट फोर्स हैं वो कौन कौन से हैं। जो पहला है वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस, और पेयरिंग किसके साथ होता है वो बता चुका हूं। दूसरा क्या होगा, स्टॉकिंग इंटरैक्शन, स्टॉकिंग इंटरैक्शन, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो एक्युमुलेशन ऑफ वाटर, एक्युमुलेशन ऑफ वाटर किसके चारों तरफ, लॉन्ग स्ट्रैंड के चारों तरफ। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके वजह से जो आपका डीएनए डुप्लेक्स है वो एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ा रहता है, कंबाइंड रहता है, और तभी ये डुप्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये था आपका
डिफरेंट फोर्स जिसके वजह से जो डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में, डीएनए का जो दो लॉन्ग स्ट्रैंड है वो आपस में जुड़ा हुआ रहता है। अब छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। डीएनए के मॉडल को देने के लिए जो साइंटिस्ट थे, वाटसन एंड क्रिक मॉडल इसको कहा जाता है, इन दोनों ने दिया था डीएनए का मॉडल। इनका जो डीएनए का मॉडल था किस पर बेस्ड था? चारगफ के ट्रिपल यूनिट रूल पर, और दूसरा विल्किंस के फ्रैंकलिन के जो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की स्टडी पर, ये दोनों पर बेस्ड है। आपको पता है कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंटी पैरेलली डायरेक्शन होते हैं। बोथ द चेन्स आर स्पाइरली ट्विस्टेड लैडर लाइक होता है। दोनों जो लॉन्ग स्टैंड है वो लेडर के सुगर और फास्फेट के बने होते हैं केमिकली, और जो स्टेप्स या रंग्स हैं वो केमिकली किसके बने होते हैं? नाइट्रोजनस बेस के बने हुए होते हैं। दो नाइट्रोजनस बेस पेयर का जो डिस्टेंस होता है वो कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होते हैं, और एक कंप्लीट लूप की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होते हैं। और क्या होता है? शुगर और जो नाइट्रोजनस बेस के बीच का जो एंगल है इस कंडीशन में स्पाइरली ट्विस्टेड में वो कितना होता है? 36 डिग्री सेल्सियस। उसका जो मेजरमेंट है वो कितना आता है? एंगल 36 डिग्री आएगा। तो इसके अलावा ये दोनों जो लॉन्ग स्टैंड है दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। इसके अलावा जो साइड होता है, लॉन्ग स्टैंड्स आर हाइड्रोफिलिक वेयर एज द स्टेप्स आर हाइड्रोफोबिक, और इन दोनों डुप्लेक्स को आपस में जोड़े रखने के लिए 3 तरीके का फोर्स काम करता है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरा एक्युमुलेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है लॉन्ग स्टैंड के, और तीसरा है स्टॉकिंग इंटरैक्शन। तो स्टॉकिंग इंटरैक्शन के कारण भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में उनका बना रहता है। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंप्लीमेंटेशन तो है ही, इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल यहां पर एसोसिएटेड हो रहते हैं, जिसके वजह से ये जो डुप्लेक्स है इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा इसका डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम, या इसको कहते हैं 2 नैनोमीटर। और यह जो पूरा डीएनए मॉलिक्यूल है इमेजिनरी एक्सिस के चारों तरफ स्पाइरली ट्विस्टेड होता है। यह सिंपल लैडर नहीं है, स्पाइरली ट्विस्टेड लैडर है। तो यह था आपका डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। इसके अलावा इसमें 2 ग्रुप भी पाए जाते हैं, एक होता है माइनर ग्रुप और दूसरा होता है मेजर ग्रुप। तो माइनर और मेजर ग्रुप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जीन रेगुलेशन में। तो इस तरीके से यह था आपका डीएनए का मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का है, या डीएनए का मॉडल विच इज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट वीडियो में हम, या नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, वो मैं बताऊंगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए। यह जो डीएनए पढ़े हम, जो जिसको हमने अभी इसका डायग्राम ड्रॉ किया, ये कैसा था? राइट हैंडेड था। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, दिस इज द राइट हैंडेड डीएनए, राइट हैंडेड डीएनए, या इसी को कहते हैं बीटा डीएनए भी कहा जाता है, बीटा डीएनए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।